तो दोस्तों, आज हम यूरोप के इतिहास की एक ऐसी कहानी में चलेंगे जिसने सचमुच दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये कहानी है राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म की। ये वो एक आइडिया था जिसकी वजह से यूरोप में बड़े बड़े साम्राज्य टूट गए और वो देश बने जिन्हें हम आज जानते हैं। तो चलिए इस जबरदस्त सफर को शुरू करते हैं। हमारा आज का सफर इन हिस्सों में बटा होगा। हम एक छोटे से विचार की चिंगारी से शुरू करेंगे, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन की आग को महसूस करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि जर्मनी और इटली कैसे बने, और आखिर में ब्रिटेन के अनोखे केस को भी समझेंगे। और हाँ, हम ये भी जानेंगे कि कल्चर ने इस पूरी कहानी में क्या रोल निभाया, और चैप्टर के सबसे ज़रूरी सवालों के जवाब भी ढूंढेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि 19वीं सदी से पहले यूरोप में देश वैसे नहीं थे जैसे आज हम देखते हैं। तब होते थे मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स, मतलब एक राजा के नीचे अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर वाले लोग रहते थे, जैसे हैब्सबर्ग एम्पायर। उस वक्त नेशन स्टेट यानी एक जैसी पहचान वाले लोगों का देश, ये आइडिया ही बिल्कुल नया था, रेवोल्यूशनरी था। तो ये राष्ट्रवाद, ये नेशनलिज्म आखिर है क्या? सीधी भाषा में नेशनलिज्म एक फीलिंग है, एक कॉमन आइडेंटिटी का एहसास जो लोगों को उनकी एक जैसी हिस्ट्री, कल्चर और जमीन के आधार पर आपस में जोड़ता है। और इसका सबसे जरूरी पॉइंट क्या है? ये बिलीफ कि देश किसी राजा से नहीं बल्कि वहां रहने वाले लोगों से बनता है। सोचिए उस जमाने में ये कितनी बड़ी बात रही होगी। अब जरा इस पेंटिंग को देखिए। ये 1848 में फ्रेडरिक सोरियो नाम के एक आर्टिस्ट ने बनाई थी। इसमें उन्होंने एक सपना देखा था, एक ऐसी दुनिया का सपना जहां सारे देश डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग देशों के लोग अपने अपने झंडे लेकर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने से एक लाइन में गुजर रहे हैं। ये उस वक्त के लिए एक रेडिकल, एक सपनों वाली सोच थी। तो ये आइडिया, ये सपना सबसे पहले हकीकत में कहाँ बदला? इसका जवाब एक ही है, 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये वो घटना थी, वो धमाका था जिसने पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की चिंगारी फैला दी। तो फ्रेंच क्रांतिकारियों ने लोगों में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी, एक हम वाली फीलिंग जगाने के लिए कुछ जबरदस्त कदम उठाए। उन्होंने ला पात्री यानी पितृभूमि और लस सितवायों यानी नागरिक जैसे नए आइडियाज दिए। राजा का झंडा हटाकर नया तिरंगा झंडा अपनाया, नेशनल असेंबली बनाई और सबसे जरूरी, पूरे देश में एक जैसे कानून और एक भाषा यानी फ्रेंच लागू की। मकसद साफ था, सब लोग एक महसूस करें। फिर एंट्री होती है नेपोलियन की। अब यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। उसने फ्रांस में डेमोक्रेसी को तो खत्म कर दिया, लेकिन अपने 1804 के सिविल कोड से एडमिनिस्ट्रेशन को एकदम मॉडर्न बना दिया। कानून के सामने सब बराबर, प्रॉपर्टी का अधिकार, ये सब क्रांतिकारी विचार वो अपनी सेना के साथ जहां भी गया ले गया। लेकिन जल्द ही लोगों को समझ आया कि बढ़े हुए टैक्स और सेना में जबरन भर्ती के कारण ये आज़ादी एक धोखा है, और उनका शुरुआती उत्साह दुश्मनी में बदल गया। नेपोलियन के हारने के बाद 1815 में वियना कांग्रेस हुई, जहां यूरोप के पुराने राजाओं ने अपनी सत्ता वापस पाने की पूरी कोशिश की। लेकिन अब यूरोप में एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो चुकी थी, नए विचारों और पुराने शासकों के बीच। ये दौर था क्रांतियों का, द एज ऑफ रेवोल्यूशन। इस लड़ाई में समझिए दो टीमें थीं। एक तरफ थे कंजर्वेटिव्स, जो परंपरा, राजशाही और चर्च को बनाए रखना चाहते थे, और दूसरी तरफ थे लिबरल्स, जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोग थे। वो चाहते थे एक संविधान, जनता की मर्जी से बनी सरकार और बाजार की आज़ादी। और ये लड़ाई सिर्फ बातों तक नहीं रुकी, आग फैलने लगी थी। 1821 में ग्रीस ने अपनी आज़ादी की लड़ाई छेड़ दी। 1830 में फ्रांस में फिर क्रांति हुई और बोर्बन राजाओं की गद्दी चली गई। 1832 में ग्रीस एक आज़ाद देश बन गया, और 1848 आते आते तो लिबरल्स, मजदूरों और किसानों ने मिलकर पूरे यूरोप में विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। उस दौर में फ्रांस का असर इतना ज्यादा था कि ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने एक बहुत फेमस बात कही थी, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है। और ये बात 100% सच साबित हो रही थी। जो भी फ्रांस में होता, उसकी लहर पूरे यूरोप में फैल जाती। अब चलते हैं जर्मनी की कहानी पर। 1848 में लिबरल्स ने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के जरिए जर्मनी को एक करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें राजा और सेना का सपोर्ट नहीं मिला। इसके बाद जर्मनी को एक करने का बीड़ा उठाया प्रशिया के कंजर्वेटिव्स ने, और इस काम को पूरा किया प्रूशिया के चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क ने। उनका फंडा सिंपल था, ब्लड एंड आयरन।
उन्होंने कहा कि देश बड़े बड़े भाषणों से नहीं बल्कि खून और लोहे से बनते हैं, मतलब सेना की ताकत से। उन्होंने 7 साल में 3 बड़े युद्ध लड़े और जीते, और आखिर में जनवरी 1871 में वर्साइज के शीर्ष महल में काइजर विलियम I को यूनिफाइड जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। अब जर्मनी की तरह ही इटली का भी हाल कुछ ऐसा ही था। वो 7 राज्यों में बिखरा हुआ था, टुकड़ों में बटा हुआ। हर जगह अलग अलग राजाओं का राज था। यहाँ तक कि इटालियन भाषा का भी कोई एक स्टैंडर्ड रूप नहीं था। इटली को एक करने का क्रेडिट जाता है 3 महानायकों को। पहले जुसेप्पे मज़ीनी, जिन्हें द सोल कहा जाता है क्योंकि उन्होंने यंग इटली बनाकर लोगों के दिलों में एक यूनाइटेड रिपब्लिक का सपना जगाया। दूसरे काउंट कावोर, द ब्रेन, जिन्होंने अपनी होशियार डिप्लोमेसी से ऑस्ट्रिया को हराया। और तीसरे जुसेप्पे गैरिबल्डी, द सॉर्ड, जिन्होंने अपनी रेड शर्ट सेना के साथ दक्षिणी इटली को आज़ाद कराया। इन्हीं की कोशिशों से 1861 में विक्टर इमैनुअल दुए को यूनाइटेड इटली का राजा बनाया गया। जहां जर्मनी और इटली में यूनिफिकेशन युद्ध और क्रांति से हुआ, वहीं ब्रिटेन की कहानी थोड़ी अलग है, थोड़ी स्ट्रेंज है। यहां एक नेशन स्टेट का बनना किसी अचानक हुई क्रांति का रिजल्ट नहीं था, बल्कि एक बहुत लंबी स्लो प्रोसेस का नतीजा था। देखिए, पहले यहाँ इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश जैसी अलग अलग एथनिक आइडेंटिटीज थीं। फिर धीरे धीरे इंग्लिश संसद बहुत पावरफुल हो गई और उसने 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन के जरिए स्कॉटलैंड पर अपना दबदबा कायम कर लिया। बाद में 1801 में आयरलैंड को भी जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। इस तरह इंग्लिश कल्चर के दबदबे में एक ब्रिटिश नेशन बनाया गया, जहां स्कॉटिश और आयरिश कल्चर्स को सिस्टमैटिकली दबाया गया। अच्छा, एक बात बताइए, क्या देश सिर्फ लड़ाइयों, संधियों और पॉलिटिक्स से बनते हैं? बिल्कुल नहीं। देश का आइडिया बनाने में, लोगों को इमोशनली जोड़ने में कल्चर यानी कला, कविता, कहानियों और संगीत का बहुत बड़ा रोल होता है। रोमांटिसिज्म एक ऐसा ही कल्चरल मूवमेंट था। इसका फोकस लॉजिक या साइंस पर नहीं, बल्कि इमोशंस, फीलिंग्स और एक कॉमन हेरिटेज पर था। जर्मन फिलोसोफर हर्डर का मानना था कि सच्ची जर्मन कल्चर महलों में नहीं, बल्कि 10 फोक यानी आम लोगों के बीच उनके लोकगीतों और कहानियों में मिलती है। ग्रिम ब्रदर्स ने यही किया। उन्होंने लोक कथाएं इकट्ठी की ताकि जर्मन वॉक्सगाइस्ट यानी राष्ट्र की आत्मा को खोजा और जगाया जा सके। अब ये स्लाइड देखिए, ये आइडिया आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देश एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है ना? उसे कोई चेहरा कैसे दे? तो कलाकारों ने एक कमाल का तरीका निकाला। उन्होंने देश को फीमेल फिगर्स यानी नारी के रूप में दिखाया। इन्हें एलिगोरीज कहते हैं, जैसे फ्रांस के लिए मैरियान और जर्मनी के लिए जर्मेनिया। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं थीं, ये राष्ट्र के प्रतीक बन गए। जर्मेनिया के सिर पर जो ओक लीव्स का मुकुट है, वो हीरोइज्म यानी वीरता का सिंबल है। तो चलिए, कहानी तो हमने समझ ली। अब कुछ उन बड़े सवालों पर आते हैं जो एनसीईआरटी हमसे पूछता है और एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल, यूरोप में राष्ट्रवाद आखिर पनपा ही क्यों? इसके मेन रीजंस थे फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे बड़े बदलाव, पढ़े लिखे मिडिल क्लास का आगे आना और पुराने राजतंत्र का कमजोर होना। और कल्चर ने इसमें कैसे मदद की? रोमांटिसिज्म, लोक कथाओं, भाषा और मैरियान, जर्मेनिया जैसी एलेगरीज ने लोगों के दिल में देश के लिए एक इमोशनल कनेक्शन बनाया, एक अपनेपन की फीलिंग जगाई। चलिए, अब सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। देखिए, ये सब आपस में कैसे जुड़ा है। क्रांति ने राष्ट्रवाद की चिंगारी जलाई, कल्चर ने एक कॉमन आइडेंटिटी गढ़ी, बिस्मार्क और कावोर जैसी पॉलिटिकल पावर ने नेशन स्टेट को हकीकत बनाया, और हाँ, यही यूरोपियन नेशनलिज्म आगे चलकर भारत जैसे देशों में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स की इंस्पिरेशन बना, क्योंकि हमने भी अपनी कॉमन कल्चर और हिस्ट्री के आधार पर एक राष्ट्र होने का दावा किया। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? चलिए, एग्जाम से पहले एक सुपर क्विक रिवीजन हो जाए। 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन से राष्ट्रवाद शुरू हुआ। 1815 वियना कांग्रेस ने राजशाही वापस लाने की कोशिश की। 1830 से 48 क्रांतियों का दौर चला। रोमांटिसिज्म ने कल्चर के जरिए राष्ट्रीय भावना को मजबूत किया। जर्मनी को बिस्मार्क ने ब्लड एंड आयरन से एक किया और इटली को मज़ीनी, कवूर और गैरिबल्डी ने मिलकर बनाया। ब्रिटेन का यूनिफिकेशन धीरे धीरे इंग्लिश डोमिनेंस से हुआ और आखिर में बॉल्कन्स में यही राष्ट्रवादी तनाव फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह बना। तो देखा आपने कैसे एक आइडिया, सिर्फ एक विचार पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है।